हेलो, आई एम यशोवर्धन। आप सभी का स्वागत है हजेला आईएएस एकेडमी में। अभी हम लोग करंट अफेयर्स जो देख रहे हैं, तो हाल के दिनों में एक घटना है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट का जो लेके आए वो डॉक्यूमेंट, उस पर रुपी का जो सिंबल है उसे हटा कर के तमिल में जो रुपी का सिंबल है उसको शामिल कर लिया गया है। अब ये आखिर क्यों हुआ? तो बात यहाँ पे अगर हम करें कि सिर्फ रुपी के सिंबल की है, तो नहीं, ये मामला सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि भाषा से जुड़ा हुआ मामला है। भाषा से कैसे जुड़ा हुआ है? और भारत में जो त्रिभाषाई फार्मूला जो अपनाया जाता है कि भारत में 3 जो भाषाएं पढ़ाई जाती है, उसमें रीजनल लैंग्वेज भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, या कोई अदर लैंग्वेज को भी शामिल किया जाता है, तो उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा न केवल बल्कि राजनीतिक है, बल्कि देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमें इन्हीं एंगलों से इस घटना को देखना होगा। क्लियर है? तो पहले खबर देखते हैं, क्या खबर है। तो देखिए, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में इस वक्त किसकी सरकार है? डीएमके, कोलिशन गवर्नमेंट है, डीएमके की सरकार है वहाँ पे, और मुख्यमंत्री है अभी स्टालिन। ठीक है। तो तमिलनाडु ने बजट में इस बार रुपी का सिंबल हटा के उन्होंने क्या किया, जो तमिल में सिंबल है रुपी का, उसे शामिल कर लिया। क्लियर है? सो ये है एक खबर जिसपे कि हम देख रहे हैं सारे न्यूज़पेपरों में ये खबर भरी हुई है कि अब इस पे क्या है। और जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि बीजेपी, तो बीजेपी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया है कि क्या, क्योंकि बात ये आती है कि जो रुपी का जो सिंबल है, पहले जिसने दिया है ये, जब इसे शामिल किया गया सन 2010 में, तो जिस व्यक्ति का ये डिज़ाइन है वो खुद तमिलनाडु का था, और तमिलनाडु में ऊपर से डीएमके के एक विधायक का बेटा। क्लियर है? उसके बावजूद वो क्यों विरोध कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि इन आखिर 2010 से लेकर 2025, इन 15 सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया जिसके कारण दक्षिण की पार्टियों ने रुपी का या हिंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। रुपी के सिंबल का विरोध नहीं है, हिंदी का। और ये जो रुपी का जो सिंबल है, अगर हम ये देखें, ये तो ये लिया गया है काय से, आर फॉर रुपी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है इसमें। क्लियर है? तो ये जो रुपी का सिंबल है उसको दोनों से लिया गया। अभी हम उस पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन जब बात आती है तो बात आएगी कि भाषा की राजनीति, और ये जुड़ जाता है हमारे कौन से 8वीं अनुसूची से। तो अब देखिए, इस घटना से जो हुई, इससे हमें कैसे जोड़ना, अपनी परीक्षा में किस तरह के सवाल आएंगे। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। सबसे पहले कितनी भाषाएं थी? तो हम देखेंगे 14 थी। धीरे धीरे करके आज कितनी जुड़ गई? 22 है। क्लियर है? तो ये एक तो हमें इस पे ध्यान देना है, 8वीं अनुसूची पे ध्यान देना है, भाषा किसकी कहाँ पे, कौन कौन से राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। कई बार आता है ना कि केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि केरला में कौन सी है, मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, कर्नाटका में कन्नड़ है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट ये क्लास की उपयोगिता यही होती है कि क्लास में आपको सारी चीज़ें बता दें। तो हमने स्टार्ट किया केरला से, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटका में कन्नड़, गोवा में कोंकणी, उड़ीसा में ओडिया, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बंगाली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी बोली जाती है? वहाँ पे कश्मीरी उनकी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में है। इसके अलावा डोंगरी जो कि पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। उर्दू भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उर्दू भी है। इसके अलावा अगर हम दार्जिलिंग वाले इलाके में जाएंगे पश्चिम बंगाल के, तो वहाँ नेपाली, और असम के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बोडो बोली जाती है असमीज़ के अलावा, तो असमी हो गई। मणिपुर में मणिपुरी हो गई। और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है उनके अपने लोकल डायलॉग के अलावा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। सो कुल मिलाकर के ऐसे हम देखेंगे तो 22 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में हैं। एक तो हमने भाषा देख लिया, फिर हम अगला इसमें देखते हैं तो हमें कुछ घटनाएं जो जुड़ी हुई वो देखेंगे। ये जो रुपी का प्रतीक है, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? इसका डिज़ाइन बनाया था एक तमिल व्यक्ति जिनका नाम है उदय कुमार धर्मलिंगम। ये जो व्यक्ति हैं, ये अभी आजकल हम कहेंगे तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी में।
और ये जब इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, ये एक प्रतियोगिता जीती थी जो कि उस वक्त लगभग 3000 से अधिक प्रतियोगियों में इनके इस सिंबल को चुना गया था। कब? 2010 में। ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनके पिता उस वक्त डीएमके के विधायक थे, एन धर्मलिंगम। क्लियर? तो आपको पता चल गया, उदय कुमार धर्मलिंगम तमिलनाडु के हैं, इन्हीं का डिजाइन है। तो क्योंकि देखिए सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे। क्लियर है? ध्यान रखें इस बात को। चलिए, इससे संबंधित और चीजें क्या हैं अब हम देखते हैं कैसे चुना गया। तो ये एक अलग बात है, बट समझ लीजिए। तो देवनागरी का रा और रोमन लिपि का आर, इनको जोड़ा गया है। सन 2010 में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कि 3,331 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। उसमें से उदय कुमार का डिजाइन चुना गया था। क्लियर है? अब अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है? देखिए मैं बात करता हूं पॉसिबल कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये लागू कब से हुआ था ये सिंबल? तो 15 जुलाई 2010। जैसे हम कहते हैं ना 22 जुलाई 1950 से झंडा गायन ये सब चीजें एंथम हमारा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, रुपी का सिंबल कब है? 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया और पूरी दुनिया में रुपए के लिए वैश्विक मुद्रा के रूप में पहचान दिलाने का ये सिंबल काम करता है, जैसे डॉलर का सिंबल है। अब आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि देखिए, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है? डॉलर का है। बिल्कुल ठीक है। ये सिंबल किसका है? यूरो का है। ठीक है। और ये सिंबल किसका है? नहीं नहीं नहीं, ये किसका है? ब्रिटेन के पाउंड का है। ये यूरो हो गया। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने दुनिया के जो महत्वपूर्ण यूरोप, पूरे यूरोप में लगभग चल पड़ा है। ठीक है, कुछ देशों ने अपने पुराने, और ये डॉलर है कई जगह पे। और रुपी का, अच्छा एक चीज और यहाँ पे जोड़ करके आप कहीं लिख लीजिए, रुपी कौन कौन से देशों में चलता है उसे भी नोट कीजिए प्लीज। जो रुपी है ये कौन कौन से देशों में चलता है? तो देखिए, मॉरिशस में प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले मॉरिशस यात्रा पे गए थे, आपको मालूम है? उनके जो नेशनल डे के चीफ गेस्ट बने थे। और मॉरिशस का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है प्रधानमंत्री जी को मिला, वो हम अगली क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मॉरिशस यात्रा पे गए। तो पाकिस्तान रुपी, नेपाल में रुपया, पाकिस्तान में रुपया, मॉरिशस में रुपया, सेशल्स में रुपया, इन देशों में रुपया चलता है। वहां की करेंसी का नेम क्या है? रुपया। ठीक है, ध्यान रखें। बांग्लादेश का कौन सा है? टका। ध्यान रखिएगा। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की जो मुद्राएं वो ध्यान रखिएगा, टका। जी हाँ, क्लियर है? कोई समस्या यहां तक? सो देखिए, हमें यही चीज सीखनी है कि अखबारों में जो खबरें आती हैं या आप कहीं पर भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनमें से पॉसिबल क्वेश्चन किस तरह से, कितने डायमेंशन से अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? चलिए, सो एक तो हमने ये देखा। देन इसके अलावा और हम देखते हैं कि देखिए अब ये क्या है। बेसिकली अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पहचान से जोड़ करके देखा जा रहा है मुद्दा। क्यों? क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अपने जिस क्षेत्र में राजनीति करते हैं उस क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ की जो राजनीति है वो इन्हीं मुद्दों पर घूमती रहे। नेशनल मुद्दों पे अगर चली जाएगी तो शायद रीजनल पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी, उनको सरकार बनाने में दिक्कत आएगी। तो क्या है तमिलनाडु में? स्थानीय भाषा का मुद्दा। अब एक सवाल और, भारत में भाषा को लेकर के आंदोलन किसने चलाया था? सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में, और सबसे पहले तेलुगु को 1953 में शामिल कर लिया गया था। और कौन से थे वो? पोट्टी श्रीरामुलु। 50 से ज़्यादा दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की, अनशन किया, उनकी मृत्यु हो जाती है। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं भारत सरकार के विरुद्ध, फिर भारत सरकार को मजबूरी में इसको मानना पड़ता है। इससे संबंधित जब जब कमीशन या कमिटीज़ बनाए तो पहले सबसे पहले भाषा से संबंधित एक कमीशन बनाया गया था कि भाई राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? भाषाई आधार पर। तो सबसे पहले धर कमीशन बना, ठीक है, एस के धर कमीशन, और उसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। फिर जेवीपी कमेटी बनाई गई 48-49 में। क्लियर है? एक ही साल में बने धर कमीशन 48 और ये भी 48-49। तो जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ध्यान रखें 3 लोग थे।
इन्होंने भी रिकमेंडेशन दी भाषा के आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार। फिर 1956 में जो अधिनियम बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट बनता है, वो बनता फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर, जिसके 3 मेंबर थे, जिन्होंने फिर स्वीकार किया कि प्रशासनिक आधार के अलावा भाषा भी एक बड़ा आधार है, तो हमें सांस्कृतिक तौर को भी ध्यान में रखते हुए भाषा को भी इसमें राज्य बनाने के लिए शामिल करना होगा। तो फजल अली आयोग, जस्टिस फजल अली उसके चेयरपर्सन, के.एम. पनिक्कर और एक और क्या थे बताएगा कोई, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, 3 मेंबर थे। और ये क्वेश्चन लगातार आता रहता है यूपीएससी मध्य प्रदेश में, तो बार बार पूछा जाता है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर और जस्टिस फजल अली, तो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर बने। अब देखिए, ये जो खबर हमने पढ़ी, यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ें नहीं है, लेकिन हमें अलग अलग डायमेंशन से सोचना पड़ता है कि आखिर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मुद्दा आया तमिल और रूपी के सिंबल को लेकर के, तो हमने उसमें बनाया। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि आप हमारे ऊपर हिंदी थोप रहे हैं। देखिए, ये अभी मुद्दा बना है, ऐसा नहीं है इनको, क्योंकि जब इनकी भाषाओं को शामिल किया गया तो सभी शांत हो गए थे मामले, लेकिन फिर से क्षेत्रीय राजनीति उभार पर है। तो ऐसे में देखें तो लोगों को आपस में जोड़ने का जो माध्यम होता है वो है भाषा। और देखिए, भाषा, इसलिए रीजनल पार्टीज भाषा को भी मुद्दा बनाती हैं। क्लियर है? जब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पंजाब से अलग हुए थे तो वहाँ भी भाषा मुद्दा बना था। पंजाबी भाषी जो नेता थे उन्होंने कहा कि भाई पंजाब अलग बनाया जाए, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी लोग बहुमत में हैं, हिमाचल भी और हरियाणा भी। तो हिमाचल को तो यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और बाद में चल के हरियाणा को एक राज्य बना दिया जाता है। पहले पेप्सू कहलाता था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पंजाबी भाषा थी और हिंदी भी भाषा थी, लेकिन यहाँ झगड़े चलते रहते तो दोनों की अपनी भाषाओं को लेकर के। क्लियर? तो समझे, भाषा सिर्फ आप ये ना सोचे कि दक्षिण के राज्य, उत्तर के राज्यों में भी ये मुद्दा रहा है। ठीक है? जैसे मैंने पंजाब का एक एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक, चलिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप दिमाग में ये चीज़ ना बैठा ले कि दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाषा मुद्दा है, संस्कृति मुद्दा है, लोगों ने विरोध किया है। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार क्या कहती है। एक और चीज़ हुई कि इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया। ठीक है? क्यों भाई? इन्होंने कहा कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है, क्योंकि त्रिभाषाई फार्मूला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमिलनाडु में लागू नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। देखिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि राज्य के जो स्कूल हैं तो उनमें वहाँ पे सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। त्रिभाषाई फार्मूला होता तो हिंदी अंग्रेजी के साथ वहाँ की राज्य की तमिल भी होती। उसके पहले से चली आ रही, 1956 से चली आ रही है। और 68 से अगर हम देखें तो त्रिभाषाई फार्मूला चला आ रहा है। समझ रहे? जी जी, वो तो न्यू है। ये तो पुरानी जो चली आ रही उसी को अप्लाई नहीं किया। इन्होंने क्या किया, हिंदी की जगह इन्होंने अंग्रेजी तो रखी है, क्योंकि अंग्रेजी तो पूरे देश में चलती है और दुनिया में चलती है, तो तमिल और अंग्रेजी को इन्होंने शामिल किया। और कौन से राज्य के स्कूलों में है ये, जो स्टेट के बोर्ड के जो स्कूल होते हैं उनमें है ये इस तरह की पॉलिसीज। क्लियर है? देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय, जी बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाओं की नीति है, जिसमें कि एक मान लीजिए कि उनकी क्षेत्रीय भाषा हो गई और एक अंग्रेजी हो गई और एक कोई अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करना चाहिए। तो नॉर्मली कई सारे राज्य कहते हैं भाई हिंदी को भी जानना चाहिए। ठीक है? हालांकि हिंदी, ऐसा नहीं कि हिंदी ही होनी चाहिए, हिंदी के अलावा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है जो 8वीं अनुसूची में है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं। अब मान लो प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पुरानी वाली 1956 की है, उसके तहत त्रिभाषाई जो फार्मूला है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्र की भाषा ही होना चाहिए। तो ध्यान रखें, नहीं, हिंदी जरूरी नहीं है, हिंदी के अलावा कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा या अन्य जो भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, उनमें से कोई भी भाषा और चूज की जा सकती है। मान लीजिए तमिलनाडु है तो तमिल हो गई, एक अंग्रेजी हो गई, और वे चाहें तो आंध्रा की मलयालम कर, माफ़ कीजिए, तेलुगु कर सकते हैं और केरला की मलयालम भी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको पॉलिसी को लागू ही नहीं करते, क्योंकि आप हमारे ऊपर हिंदी को थोप रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखें, तमिलनाडु सरकार ने इसे क्या देखा, एक तरह से इसको देखा उन्होंने कि वे उनके ऊपर ये भाषा थोपी जा रही है। चलिए जस्ट अ मिनट, अभी चलिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा इसको कि आप हमारे ऊपर एक भाषा थोप रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर भाषा थोप रहे हैं तो हम आपकी इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे। एक तरह से उन्होंने कहा हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देख रही है। तो हमने इसमें से कितने क्वेश्चंस निकाल के हमने देखा, एक बार हमने देखा रूपी के सिंबल की जगह तमिलनाडु में क्या कोशिश की कि तमिल के सिंबल को शामिल किया गया।
वहाँ सरकार किसकी है, MK स्टालिन की है, DMK पार्टी की है। फिर हमने इसमें देखा कि 8वीं अनुसूची से संबंधित मुद्दा भी आ रहा है, क्योंकि भाषा की बात करते कि हिंदू को थोपे जाने वाली है। हमने देखा कि भारत के कितने राज्यों में जो गैर हिंदी राज्य हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अब एक प्रश्न पूछूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है आधिकारिक तौर पर? अंग्रेजी में काम होता है, ध्यान रखिएगा। नागालैंड इंग्लिश, मेघालय इंग्लिश, हालांकि उनके लोकल डायलॉग हैं। और राज्य की विधानसभा को अधिकार भी होता है, संसद ये अधिकार दे देती है कि वहाँ पर राज्य में बोलने वाली कोई भी भाषा को वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर है? कोई समस्या? तो हमने यहाँ से कितने सारे प्रश्न बनाए, अब आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो देश को उसको उस तरीके से निपटना होगा। और क्योंकि ये कुछ दिनों पहले की बात है, परिसीमन में भी जब ये डिस्प्यूट हुआ था कि जब परिसीमन होगा तो दक्षिण के कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु ने एक बात कही थी कि परिसीमन होता है, और दक्षिण के राज्यों ने तो अपने राज्य में क्या किया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। लेकिन जो उत्तर के राज्य उन्होंने अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया। ऐसे में जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ सीट्स भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि बहुत पहले रोक लगा दी गई थी कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटें होंगी, और 2026 तक विधानसभा और संसद में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन अब 2025 है तो 2026 के बाद सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये तय मान के चलिए। ऐसे में उनका एक और दुख है इस बात पर, तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों का, कि उन्होंने जनसंख्या जब नहीं बढ़ाई तो उनको हो सकता है कि पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, और उत्तर के राज्य जिन्होंने जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाए। बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों को फ़ायदा मिले। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं ये पूरी जो रुपी के सिंबल को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये है। क्लियर है टॉपिक? ओके, चलिए तो फिर मिलेंगे हम अगले दिन। और ये इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको मिल सकते हैं। आपको संस्थान की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप PDF में भी ये मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नई खबर के साथ, जो कि आपकी तैयारी में और कैसे इन्हांस करना आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाएगा। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हजेला IAS अकेडमी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।